हेलो एवरीवन। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। अमेरिकन रेवोल्यूशन ये कहानी है ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन से अमेरिका आने की, 13 कॉलोनीज बनाने की और उसके बाद उन्हीं 13 कॉलोनीज के इंडिपेंडेंस की। इन 13 कॉलोनीज का जो इंडिपेंडेंस था, अमेरिका की जो आजादी थी, उसने दुनिया भर को इंस्पायर किया। भारत भी उन्हीं में से एक था। इसीलिए अमेरिकन रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी को हम आज के एपिसोड में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये कहानी शुरू कैसे होती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से 13 14 सेंचुरी जो दौर है, जो समय है, 13 14 सेंचुरी, 15 16 सेंचुरी, कॉमन एरा, उस समय में हम देख रहे हैं कि कैसे यूरोप जो है वहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वहां पे जीवन काफी बेहतर हो गया है। वहाँ के लोग लग्जरियस गुड्स चाहते हैं और ये जो लग्जरियस गुड्स हैं, ये अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मोस्टली ईस्ट से आते थे। लेकिन ईस्ट में जाने के लिए ट्रेडर्स को ऑटोमन एम्पायर से गुजरना पड़ेगा। पर्शियन गल्फ या रेड सी का इस्तेमाल करने के लिए ऑटोमन एम्पायर से होते हुए इंडिया पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये जो ऑटोमन एम्पायर से जाना था, ये यहाँ पर ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को काफी भारी पड़ता था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के रूलर्स बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया करते थे और इसी वजह से यहाँ पर यूरोप के जो ट्रेडर्स थे वो नए रूट्स ढूंढ रहे थे ईस्ट की तरफ जाते हुए। यहीं पर हमें क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, उनका भी एक हम कह सकते हैं कदम देख सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से आ रहे हैं। उनका मानना था कि भाई हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और अगर मैं इस प्रकार से मेरी जो जर्नी है उसे स्टार्ट करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि मैं गोल घूम कर भारत पहुंच ही जाऊंगा या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पहुंच जाऊंगा। उन्हें अमेरिका का ज्ञान नहीं था कि रास्ते में अमेरिका भी आ सकता है। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अटलांटिक ओशन में और वो पहुंच गए एक आइलैंड। ये आइलैंड था बहामास। और इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का ज्ञान हुआ कि अमेरिका भी एक ऐसा रीजन है, मौजूद है, जो कि एक तरीके से जैसे जैसे स्पेन से हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, वहीं पर बीच में आता है। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ बहुत कुछ लेकर गए, जैसे कि कोको बीन्स या फिर शुगर। ये सब चीजें जब वो स्पेन लेकर जाते हैं तो स्पेन और स्पेन जैसे दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे कि ब्रिटेन, वहां के लोगों को एक तरीके से अमेरिका में बहुत हद तक चांसेस लगने लगते हैं कि यहाँ पे ट्रेड स्टैब्लिश किया जा सकता है। यहाँ से फिनिश गुड्स भी लाए जा सकते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल भी ले जाया जा सकता है, उसको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके अमेरिका में ही बेचा जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो एक नई जगह थी, एक नया रीजन था जो कि यूरोपियंस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था नया ट्रेड एस्टैब्लिश करने की। इसी दौरान हमें ब्रिटेन से कुछ ब्रिटिशर्स आते हुए नजर आते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये यहाँ धीरे धीरे करके बहुत ही स्लो पेस में आ रहे हैं अटलांटिक ओशन से होते हुए और वो यहाँ अमेरिका में 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं। शुरू में जब वो आए थे तो उनका मकसद था यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना अपने देश। लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें समझ आया कि यहाँ पे सेटल हुआ जा सकता है, यहाँ खुद की जा सकती है, यहाँ घर बनाया जा सकता है, यानी यहाँ अपनी खुद की कॉलोनीज एस्टैब्लिश की जा सकती है। और इसी वजह से 13 कॉलोनीज डेवलप हुई। एक और खास बात जो हमें काफी ज्यादा ध्यान रखनी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ये जो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से आ रहे हैं और अमेरिका में कॉलोनीज बना रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं था। ये यहाँ पर कुछ और कारणों से भी आ रहे थे। ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटेन की ऑर्थोडॉक्सी को पसंद नहीं कर रहे थे। वहां पर राजा का जिस प्रकार से कंट्रोल था, चर्च का जिस प्रकार से लोगों के जीवन पे कंट्रोल था, उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे।
वो एक ऐसी नई जगह चाह रहे थे जहां पर वो फ्रीली अपना जीवन जी सके और उन्हें अमेरिका एक ऐसी ही जगह लगी। इसी वजह से वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हमें ये समझना ज़रूरी है कि इन 13 कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करने वाले, इन 13 कॉलोनीज़ में सेटल डाउन होने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ब्रिटेन के ही एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, रिलीजियस सेटअप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और इसी वजह से वो यहाँ आकर बस रहे हैं। वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनके जीवन में कम से कम इंटरफेरेंस हो। वो चाह रहे थे चर्च का उनके जीवन में कम से कम इंटरफेरेंस हो और इसी वजह से धीरे-धीरे यहाँ पर 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुई। नॉट ओनली दिस, इन कॉलोनीज को एडमिनिस्टर करने के लिए हर कॉलोनी ने अपनी एक असेंबली भी बनाई, जो उस कॉलोनी को गवर्न किया करती थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये आपको इन्हीं 13 कॉलोनीज में नजर आएंगे। आप इन्हें पॉलिटिकल फिलोसोफर कह सकते हो, आप इन्हें बिजनेसमैन कह सकते हो, लेकिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत ज्यादा रोल रहा और आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाली वीडियो जो रहेगी, डिस्कशन जो रहेगा, उसमें आपको इसे और बेहतर समझने में मदद मिलेगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो थे जिन्होंने कहा कि हर कॉलोनी की अपनी असेंबली है, क्यों ना हम इन 13 कॉलोनीज को जोड़कर, यूनाइट करके एक फेडरेशन बनाए। फेडरेशन, फेडरेशन शब्द का मतलब होता है जब यहाँ पर कोई खुद आकर यूनाइट होना चाहे, यानी कि जिस प्रकार से हम आज के अमेरिका को देखते हैं तो हम उसको फेडरेशन के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें स्टेट्स खुद सामने से आकर यूनाइट हुए। यूनाइट होकर स्टेट्स ने कुछ पावर्स अपनी रिड्यूस करके सेंटर को दी, फेडरेशन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हमेशा से इन 13 कॉलोनीज को यूनाइट करना चाहते थे, एक फेडरेशन बनाना चाहते थे। वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ये 13 कॉलोनीज काफी अच्छे से फ्लरिश कर रही थी। ऑब्वियसली बात है कि अगर ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स इन 13 कॉलोनीज को बना रहे हैं, धीरे धीरे करके बाकी के यूरोपियंस भी आएंगे। तो आप स्पेन की कॉलोनीज भी यहाँ बनते हुए देखेंगे और इसी प्रकार से आप फ्रांस की कॉलोनीज भी बनते देखेंगे। इस मैप में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो जो ग्रीन पोर्शन आपको मैप में दिख रहा है वो मेजरली इंग्लैंड के अंडर था। इसी तरह से जो पूरा रेड पोर्शन आप देख सकते हैं जिसमें आप मेक्सिको सिटी को भी इंक्लूडेड देख पा रहे हैं, मेक्सिको है, पेरू है, फ्लोरिडा है, ये पूरा स्पेन के अंडर आता था। ब्लू पोर्शन मैप में जो आप रीजन देख रहे हो वो पूरा फ्रांस के अंडर आता था, यानी कि अमेरिका अपॉर्चुनिटीज का घर बन गया है और यूरोपियंस धीरे धीरे करके यहाँ सेटल हो रहे हैं, यहाँ पर नई जगह पर घर बना रहे हैं। इस प्रकार से ये 13 कॉलोनीज आई। ये जो 13 कॉलोनीज आप यहाँ पर देख रहे हो, इन 13 कॉलोनीज में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन को अपॉर्चुनिटीज दिखती थी, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ब्रिटेन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांगली इन कॉलोनीज पर अपना होल्ड जमाना चाहता था। ब्रिटेन ने शुरू में बहुत से ऐसे एक्ट्स लाए जिसकी मदद से अमेरिका का जो ट्रेड था उसको कंट्रोल किया जा सका। जैसे कि आपको यहाँ पर सीरीज ऑफ नेविगेशन एक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नेविगेशन एक्ट 1651 में हमें आता हुआ दिखता है। इसका मेन मकसद ये था कि मान लीजिए अगर यहाँ पे अमेरिकन्स जो हैं वो किसी भी प्रकार के गुड्स, किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हैं किसी भी दूसरे देश को, तो इस नेविगेशन एक्ट के तहत ये कंपलसरी कर दिया गया कि उन गुड्स को ब्रिटिश शिप्स में ही बेचा जाएगा। यानी कि उन गुड्स को, उन प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश शिप्स में लादा जाएगा और उसके बाद उन शिप्स के थ्रू यहाँ पर दूसरे देशों तक अमेरिकन प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे। ये नेविगेशन एक्ट 1651 में आया। इसके बाद नेविगेशन एक्ट 1660 आता है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, इस एक्ट की खास बात ये थी कि इसने नेविगेशन एक्ट को थोड़ा रिजिड कर दिया। कैसे? ये कहा जाने लगा कि सबसे पहले अगर अमेरिकन गुड्स कहीं भी दूसरे देश में बेचे जाने हैं तो वो पहले ब्रिटेन जाएंगे। यानी कि किस प्रकार से ट्रेड होगा, यहाँ से गुड्स पहले
ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन से दूसरे देशों में इन्हें सप्लाई किया जाएगा। तो ब्रिटेन का इसमें मुनाफा ही है, क्योंकि ये जो अमेरिकन गुड्स है ये यहाँ पर पहले ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होंगे, तो वहां पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो पहले वो मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है, फिर बाकी देशों में पहुंच रहा है। यानी डायरेक्टली अमेरिका अपना सामान किसी दूसरे देश को ट्रेड नहीं कर सकता। इसी प्रकार से नेविगेशन एक्ट 1673 भी आया। ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, इस एक्ट का खास मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ पर कुछ कस्टम ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, ताकि पीछे जितने नेविगेशन एक्ट्स आए हैं उनसे जुड़े हुए जो रेगुलेशंस हैं उनको सभी अमेरिकन फॉलो करें। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये नेविगेशन एक्ट आए जरूर थे, लेकिन इन्हें बहुत रिजिडली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। यानी अमेरिकन गुड्स की स्मगलिंग होती थी। अमेरिकन गुड्स जो हैं उन्हें ब्रिटिश शिप्स के अलावा भी दूसरी शिप्स में स्मगल किया जाता था दूसरे देशों में। अमेरिकन गुड्स को यहाँ पर ब्रिटेन पहुंचाने से पहले ही डायरेक्टली दूसरे देशों में स्मगल किया जाता था, यानी स्मगलिंग होती थी। और बहुत सारे अमेरिकन स्मगलर्स स्मगलिंग से पैसा कमाते भी थे। क्या ब्रिटेन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? बिल्कुल थी। लेकिन ब्रिटेन जो है वो इतनी लीनियंसी इसलिए बरत रहा था क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन के साथ साथ दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स मौजूद थे। ब्रिटेन को लगता था कि अगर वो अमेरिकन पर, यानी कि इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग हैं, आम जनता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे इन एक्ट्स के थ्रू, तो शायद फ्रांस और स्पेन जो है वो इन लोगों पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करके यहाँ पर अपनी जगह बना लेंगे। एक्ट्स आए जरूर है, लेकिन इन एक्ट्स को बहुत रिजिडली, काफी भयंकर तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन का होल्ड एकदम से बढ़ गया? कुछ बदलाव हमें यहाँ पर आते हुए दिखेंगे समय के साथ। एक और एक्ट था नेविगेशन एक्ट की ही तरह, मोलिसेस एक्ट। यहाँ पे जो मोलिस है ये बेसिकली शुगर केन से बनता है। आ, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो आपको समझ आएगा। शुगर केन जो है उसका जो जूस है उसको यहाँ पे थोड़ा सॉलिडिफाई करने की जो प्रोसेस है वो हमें जागरी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब वो जूस सेमी सॉलिड स्टेट में होता है तो उसे हम मोलिसिस कहते हैं, और उसकी सहायता से वाइन भी बनाई जाती है फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ये जो मोलिसिस एक्ट है 1733 का, इसे समझना भी हमारे लिए जरूरी है। कैसे? आप यहाँ पर मैप में फिलहाल क्या देख पा रहे हो? आप यहाँ मैप में वेस्ट इंडीज देख पा रहे होंगे। वेस्ट इंडीज के ऊपर फ्रांस का भी कंट्रोल था, और कुछ यहाँ पर वेस्ट इंडीज का रीजन ऐसा भी था जिस पर ब्रिटेन का भी कंट्रोल था। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि फ्रांस वेस्ट इंडीज के जिस रीजन के ऊपर कंट्रोल है वहां पर शुगर केन की खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी वेस्ट इंडीज में, वहां पे शुगर केन की खेती बहुत बेहतरीन या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब मोलेसिस बनाने के लिए, वाइन जो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन चाहिए, जिसकी वजह से अमेरिकन सीधा फ्रांस की जो वेस्ट इंडीज कॉलोनीज थी वहां से शुगर केन खरीदा करते थे। अब ब्रिटेन को लगा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मोलिसेस एक्ट ऑफ 1733 आप आता हुआ देखते हो। इस एक्ट के तहत क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है? अगर फ्रांस की वेस्ट इंडीज कॉलोनी से आप मोलिसेस खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आप अमेरिकन हो तो। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा, तभी आप उसे खरीद पाओगे। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा ट्रेड जो था ये ट्रायंगुलर ट्रेड था। किस प्रकार से? आप यहाँ पे देखोगे इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले जो भी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहे हैं? ट्रायंगुलर ट्रेड कर रहे हैं। किस प्रकार से? वो यहाँ से वाइन प्रोड्यूस करके अफ्रीका ले जाते थे, और इस वाइन के बदले वो स्लेव्स खरीदते थे,
और उन स्लेव्स को वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स में पहुंचा देते थे, जिनके ऊपर फ्रांस का कंट्रोल था। इन इन लेबर्स को स्लेव्स कहना गलत होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लेबर है, ये जो स्लेव्स हैं, इनको यहाँ पर वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स पर पहुंचाकर शुगर केन प्लांटेशन में इनसे काम करवाया जाता था और मोलिसेस प्रोड्यूस किया जाता था, और तब मोलिसेस इन 13 कॉलोनीज में पहुंचता था। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस से मोलिसेस आएगा नहीं, फ्रांस की कॉलोनीज से मोलिसेस आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह के एक्ट्स के थ्रू भी ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटेन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांगली अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये एक्ट है जरूर, लेकिन इस एक्ट को बहुत रिजिडली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, सिर्फ इसी डर से क्योंकि अभी ब्रिटेन को लग रहा था कि अमेरिका में स्पेन और फ्रांस जैसे कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे कॉलोनिस्ट बनने का फायदा क्या था, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो 13 कॉलोनीज थी, इन 13 कॉलोनीज में वो ब्रिटिशर्स आए थे जो ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बहुत पसंद नहीं करते थे, वहां के चर्च जो है उसके कंट्रोल को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो इन 13 कॉलोनीज में जो ब्रिटिशर्स रह रहे हैं उनकी सोच काफी अलग है। ये जो ब्रिटिशर्स इन 13 कॉलोनीज में रह रहे हैं, सोच अलग होने के बावजूद भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन 13 कॉलोनीज में इतना कंट्रोल कैसे करने दे रहे हैं? नेविगेशन एक्ट, मॉलिसेस एक्ट, इस प्रकार के एक्ट्स क्यों लागू करने दे रहे हैं? आखिर क्या फायदा मिल रहा था इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को ब्रिटेन से? तो आप देखेंगे कि कुछ एडवांटेजेस थे, जैसे रॉयल प्रोटेक्शन। आप देखोगे कि इन 13 कॉलोनीज में हमेशा ब्रिटेन की सेना जो है वो तैनात रहती थी। तो एक तरह से इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को फ्री में मस्त प्रोटेक्शन भी मिल रही है रॉयल आर्मी की तरफ से। इसी प्रकार से हमें ये भी समझ आता है कि एक तरह से इन 13 कॉलोनीज को फ्रांस और स्पेन की तरफ से इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें जो कंपटीशन झेलना पड़ सकता था, उससे भी ब्रिटेन प्रिवेंट कर रहा था। ऐसे ही हम यहाँ ऐसा ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से मोस्टली जो कॉलोनियल एक्सपोर्ट्स होते थे, यानी कि मान लीजिए आगे चलकर ब्रिटेन जो है वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाएगा, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे वो ब्रिटेन अपनी दूसरी कॉलोनीज में पहुंचाता था। तो इस प्रकार के कुछ एक्सपोर्ट्स, इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट्स इन 13 कॉलोनीज तक भी पहुंच जाया करते थे। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा कि एक्ट्स हैं, लेकिन वो एक्ट्स रिजिडली इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे। मस्त आराम से इन 13 कॉलोनीज में बहुत सारे लोग स्मगलिंग के थ्रू भी कमाई कर रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर किसी प्रकार के चेक्स भी नहीं लगा रही थी। तो ये चीजें आप यहाँ इन कॉलोनीज में होती हुई देखोगे। बात आती है डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज भी था, काफी सारी प्रॉब्लम्स भी ये फेस करते थे, जैसे कि ब्रिटिश शिप्स का ही यूज करना है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस तरह के रेगुलेशंस जो है वो बहुत लीनियंटली लागू किए जा रहे हैं, बट स्टिल हर्डल्स जरूर क्रिएट कर देते हैं इन कॉलोनिस्ट के लिए। इसी प्रकार से कस्टम ड्यूटीज, आप सेकेंड नेविगेशन एक्ट को देख लो। यहाँ अमेरिकन अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज है वहां से गुड्स पहले ब्रिटेन जाएंगे, तो वो यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं इन ट्रेडर्स के ऊपर, उसके बाद उन गुड्स को दूसरे देशों तक पहुंचाया जाएगा। अगेन एक्ट लीनियंटली इंप्लीमेंट हो रहा है, बट कुछ हर्डल्स क्रिएट जरूर कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले ट्रेडर्स इन्हीं रेगुलेशंस के वजह से इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए छुपकर स्मगल करते थे। इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिश शिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे, अपना सामान ब्रिटिश मर्चेंट्स को ही बेचने की कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा, ताकि रेगुलेशंस के दायरे में भी रहे और पकड़े भी ना जाए। तो इन कॉलोनिस्ट को, यहाँ पे 13 कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को एडवांटेज था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक तरह से प्रेजेंस का इन 13 कॉलोनीज में, बट इसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी था।
तो अब तक हम ये समझ गए हैं कि किस तरह से अमेरिका में ये जो 13 कॉलोनीज थी, ये तैयार हुई, ये बनी। पर अब आगे की कहानी हमें ये बताएगी कि कैसे ब्रिटेन जो है उसका कंट्रोल बढ़ने वाला है इन कॉलोनीज के ऊपर। ऐसा क्या हुआ? 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर को बहुत ही संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर असल में यूरोप में हमें स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कुछ वॉर, कुछ फाइट्स देखने को मिलेगी, जिसका असर अमेरिका में जो ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की कॉलोनीज थी, वहां पर भी दिखा। इन कॉलोनीज में तैनात जो ब्रिटेन, फ्रांस की और स्पेन की आर्मी थी, उनके बीच में आप युद्ध होता हुआ देखोगे, उनके बीच में आप फाइट होती हुई देखोगे। जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा-सा मैप को फिर से देखा जाए, तो आप यहाँ देख सकते हो इस पर्टिकुलर मैप के अंदर, ये ग्रीन पोर्शन हमारे ब्रिटेन का है, ये ब्लू वाला जो रीजन है ये पूरा फ्रांस का है, लेकिन ये जो हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये डिस्प्यूटेड एरिया था। इस डिस्प्यूटेड एरिया के ऊपर ब्रिटेन भी अपना होल्ड क्लेम करता था और फ्रांस भी। तो आप यहाँ 7 ईयर वॉर होता हुआ देखोगे, 7 वर्षों तक। कहने को तो 7 वर्ष है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा चला है। तो ये जो 7 ईयर वॉर था, इस 7 ईयर वॉर से क्या हुआ? इस 7 ईयर वॉर में अमेरिका की कॉलोनीज में, अमेरिका के अंदर जो ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की कॉलोनीज हैं, वहां पर उनकी जो आर्मी तैनात है, उनके बीच में युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में जीत कौन रहा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने और स्पेन ने मिलकर फ्रांस को पूरी तरह से साफ कर दिया मैप से। अगर आप यहाँ मैप ध्यान से देख रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे 7 ईयर वॉर खत्म होते होते आपको सिर्फ अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस की पावर नजर, सॉरी, ब्रिटेन और स्पेन की पावर नजर आएगी। फ्रांस पूरी तरह से गायब हो गया है। ये जो 7 ईयर वॉर था, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि हमने एक कॉम्पिटिटर को उखाड़ फेंका, हमने उसको साइड कर दिया है। क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इस चीज का प्रेशर भी नहीं है कि फ्रांस ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है। और अगर ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही उन एक्ट्स को, जो पहले लागू किए गए थे, जो बहुत लीनियंटली लागू किए गए थे, उन्हें रिजिडली यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकती है। इस 7 ईयर वॉर ने सिचुएशन को बिल्कुल पलट के रख दिया, बदल के रख दिया। 7 ईयर वॉर के बाद सिचुएशन बदल गई। बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 7 ईयर वॉर जो 1756 से 63 के बीच चला, इस दौरान हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत हद तक न कि सिर्फ ब्रिटेन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इस 7 ईयर वॉर ने ब्रिटिश कॉलोनीज जो अमेरिका में थी, उसके ऊपर भी काफी असर डाला। इम्पैक्ट हमें यहाँ दिखता है। तो दोनों ही तरफ किस प्रकार के इम्पैक्ट रहे? ऑब्वियसली यहाँ पे जो ब्रिटेन है, उसने इस 7 ईयर वॉर में काफी सारा पैसा लगाया, आर्मी जो है उसे भेजा, और इस वजह से हमें ब्रिटेन के ऊपर एक तरह से फाइनेंशियली एक प्रकार का प्रेशर, एक प्रकार का स्ट्रेन जो है वो देखने को मिलता है। इस 7 ईयर वॉर में जितना भी पैसा लगा है, जितना भी फाइनेंसेस यहाँ पे ब्रिटेन ने अपने लगाए, पैसा लगाया, उसको ओवरकम करने के लिए, एक तरीके से उसे बैलेंस करने के लिए, अब अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज है, वहां हमें टैक्सेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ये टैक्सेस ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को काफी परेशान करने वाले हैं। नॉट ओनली दिस, अगर हम इवन ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाले लोगों की बात करें, तो इस 7 ईयर वॉर ने उन पर भी एक अलग ही तरह का इम्पैक्ट डाला। कैसे? ये जो पूरा 7 ईयर वॉर था, ये इन्हीं अमेरिका के अंदर जो ब्रिटिश कॉलोनीज है, वहां हो रहा है। ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने इस वॉर को बहुत नजदीक से देखा, उन्होंने इस वॉर को एक्सपीरियंस किया, और बहुत हद तक यही एक्सपीरियंस आगे चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन में इन लोगों को साथ देगा, एक तरह से ये काम आएगा। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है जिस जगह पर हो रहा है, वहां पर रहने का ये एक फायदा
अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मिला। नॉट ओनली दिस, इवन आप यहाँ देखोगे कि ये जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, यहीं से एक लीडर भी उभर कर आ रहे हैं, जिन्होंने वैसे तो इस पूरे 7 ईयर वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई सेना को लीड किया था, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये हमें इन्हीं ब्रिटिश कॉलोनीज में रहते हुए दिखते हैं, और ये जो लीड कर रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं इस वॉर से, वही आगे चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हमें नजर आएंगे, तो यही एक पर्सनालिटी हमें एक बार फिर से सेना को लीड करती हुई दिखेगी। ये कोई और नहीं है, ये है जॉर्ज वॉशिंगटन। ये 7 ईयर वॉर एक तरह से फ्रांस को मैप से हटा रहा है। फ्रांस की कॉलोनीज जो हैं, वो यहाँ पर गायब हो जाती हैं। सिर्फ 2 कंटेंडर्स बचे हैं। एक अमेरिका में आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा और दूसरा स्पेन देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा चेंज आया है, उससे ब्रिटेन ने, या फिर हम कहें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अमेरिका में मौजूद ब्रिटिश कॉलोनीज के ऊपर टैक्सेस लगाना, या फिर जितने भी रेगुलेशंस पीछे बहुत ही लीनियंटली इंप्लीमेंट किए जा रहे थे, उन्हें बहुत रिजिडली लागू करना शुरू कर दिया। और यही सारी चीजें आगे चलकर रेवोल्यूशन को अंजाम देने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, ये रेगुलेशंस कहाँ से आ रहे हैं? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास ऑन किए जा रहे हैं, एक तरह से वहां से आ रहे हैं। लेकिन उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में कहीं पर भी ब्रिटिश कॉलोनीज से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, यहाँ से किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉज जरूर लेकर आ रही है इन्हीं ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए। यही तो छोटी-छोटी चीजें हैं जो आगे चलकर पूरे अमेरिकन रिवॉल्यूशन को अंजाम देने वाली है। यहीं से तो वो नारा गूंजेगा, दैट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का। आइए 7 ईयर वॉर के बाद होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं, जिन्हें हम इस पूरे अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, आगे होने वाले अमेरिकन रिवॉल्यूशन का अंडरलाइन कॉज कह सकते हैं। तो जैसे हमने देखा, यहाँ पे 7 ईयर वॉर खत्म हो गया है। फ्रांस जो है वो हमें अमेरिका में कहीं नजर नहीं आ रहा है, और ब्रिटेन को भी एक नए प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, जॉर्ज ग्रीनविल। इनके द्वारा बहुत सारे बड़े-बड़े चेंजेस लाए जाएंगे। कुछ नए एक्ट्स होंगे और कुछ पुराने एक्ट्स को रिजिडली भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि रिट्स ऑफ असिस्टेंस एक्ट। यहाँ रिट्स ऑफ असिस्टेंस एक्ट जो 1763 में आया, ये काफी अलग था। इसका मकसद ये था कि बहुत सारे अमेरिकन्स जो थे, वो प्रोडक्ट्स को स्मगल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। नेविगेशन एक्ट के तहत स्मगलिंग जो है वो अलाउड नहीं थी, लेकिन इस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो रिट्स ऑफ असिस्टेंस एक्ट क्या करता है? ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटेन की जो आर्मी तैनात है, उस आर्मी को पूरे राइट्स देता है किसी भी ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर तलाशी लेने की। ऐसे ही आप क्वार्टरिंग एक्ट देखोगे 1765 में। क्वार्टरिंग एक्ट के तहत आप देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश आर्मी जो ब्रिटिश कॉलोनीज में डिप्यूटेड है, उस सेना का कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के घर में घुस सकता है और वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए मांग कर सकता है। क्वार्टरिंग एक्ट। और ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मिलिट्री के किसी भी आदमी को मना नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से आ रहे हैं, जॉर्ज ग्रीनविल के तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ इसका असर हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनी में लोग इन एक्ट्स के थ्रू परेशान हैं। ऐसे ही कुछ और एक्ट्स भी आए, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीनविल जो हैं उनको स्मगलिंग के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए देखोगे। एंड यहाँ पे रिट्स ऑफ असिस्टेंस एक्ट उन्हीं में से एक है, पर उसके अलावा भी ब्रिटिश कॉलोनीज में कुछ ऐसे कोर्ट्स ओपन किए गए जिनकी सहायता से स्मगलिंग में पकड़े जाने वाले ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग हैं, अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिशर्स इटसेल्फ,
उनको यहाँ पे सुनवाई की जा सके, कोर्ट्स जो हैं उनमें उनका जजमेंट सुनाए जा सके। मतलब अगर वो पकड़े जाते हैं तो जो भी जजमेंट होगा, जो भी यहाँ पर सुनवाई होगी, उनके लिए प्रॉपर कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ग्रेनवेल जो हैं वो कर रहे थे इस दौरान प्राइम मिनिस्टर के रूप में, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग हैं वो इन सारे के सारे एक्ट से काफी परेशान हैं। इसी प्रकार 1763 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोक्लेमेशन भी आता हुआ हमें नजर आता है। इसे समझने के लिए हमें इस पर्टिकुलर मैप के ऊपर फोकस करना काफी जरूरी है। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं? आप यहाँ पर 13 कॉलोनीज को देख पा रहे हैं। ये जो 13 कॉलोनीज है, ऑब्वियसली इन 13 कॉलोनीज में कौन आकर रह रहे हैं? इन 13 कॉलोनीज में ब्रिटिशर्स ही आकर रह रहे हैं। लेकिन इन 13 कॉलोनीज के थोड़ा सा वेस्ट साइड अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर नेटिव अमेरिकन हुआ करते थे। ये नेटिव अमेरिकन के साथ ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की झड़प, कंफ्लिक्ट अक्सर होती रहती थी। और इस कन्फ्लिक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई जो सेना है उसको आगे आना पड़ता था, उसे इस कन्फ्लिक्ट में उतरना पड़ता था। प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये कन्फ्लिक्ट्स कम हो, ताकि मिलिट्री के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सके। और इसी कारण से यहाँ पर प्रोक्लेमेशन 1763 का आता है। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पर जो एप्लाशियन माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स यहाँ पे जो मैंने ये येलो मार्क किया हुआ है, यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स के वेस्ट में कोई भी ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाला जो व्यक्ति है वो सेटल नहीं हो सकता, वहां एंटर नहीं कर सकता है। नेटिव अमेरिकन्स के साथ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स कम हो, इसीलिए ये स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने यहाँ पे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में कुछ एरियाज में कुछ जमीन जो थी वो खरीद रखी थी। इस तरह का जो प्रोक्लेमेशन था वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इनके जीवन में। इस वजह से धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और आगे चलकर रिवोल्ट भी करेंगे। तो ये प्रोक्लेमेशन 1763 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा देयर आर अदर एक्ट्स आल्सो, कुछ दूसरे एक्ट्स भी हैं। ये एक्ट्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनका मेन मकसद ये था कि जितना भी पैसा यहाँ पे 7 ईयर वॉर में लगा है या फिर ब्रिटेन जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था उससे वो बाहर निकल सके, अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनी से कुछ कमाई कर सके। और इसी इसी श्रृंखला में हमें शुगर एक्ट 1764 आता हुआ दिखता है। अब ये शुगर एक्ट क्या है? सीधी सी बात ये है कि अगर आप ब्रिटेन के अलावा कहीं से भी शुगर इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज है वहां पर हम शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन से नहीं खरीद रहे, किसी भी दूसरे देश से अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर रिलेटिवली ब्रिटेन से आने वाले शुगर के मुकाबले ज्यादा टैक्स लगेगा। तो शुगर पर एक टैक्स आप यहां देख रहे हो। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, स्टैंप एक्ट, जो कि अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्टैंप एक्ट बेसिकली जो 1765 का हमें यहाँ पे नजर आता है, ये क्या है? इसमें हर एक कागज जो कि अमेरिका में इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी चीज के लिए, चाहे कार्ड्स बनाने के लिए या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रूप में, उनके ऊपर हमें एक स्टैंप देखने को मिलेगा। और वो जो स्टैंप है उसके लिए भी अमेरिकन को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पर देर आर सम अदर एक्ट्स ऑल्सो, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नरेशंस आपको नजर आते हैं, लेकिन हमें मेजर एरियाज पर फोकस करना है जिसकी सहायता से वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी कर सके और इसी के साथ हमें पेपर में आंसर राइटिंग में भी सहायता मिल सके। तो ये एक्ट से हमें काफी अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज है उसके लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिएक्ट करेंगे, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से अपना गुस्सा जो है उसको शो करेंगे। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा।
प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पे स्टैम्प्स जो है उनको जलाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं, बहुत सारे नए लीडर्स आ रहे हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के लीडर के रूप में उभर रहे हैं, जैसे कि सैमुअल एडम या फिर पैट्रिक हेनरी। ये अपने आप को सन्स ऑफ लिबर्टी कहने लगे। ये यहाँ पर लोगों के बीच में ये उम्मीद पैदा करने लगे कि हम ब्रिटिश होल्ड से अपने आप को फ्री कर सकते हैं, अपने आप को आजाद कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा देने लगे। ये यहाँ कहने लगे कि इस तरीके से जो स्टैम्प एक्ट के तहत स्टैम्प ड्यूटी हमें देनी पड़ रही है, या बहुत सारे ब्रिटिश गुड्स जो अमेरिका में आ रहे हैं, हम उनके इंपोर्ट्स को रोकेंगे। इस तरह की प्रोटेस्ट हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आएगी। इवन आप देखोगे कि 9 कॉलोनीज, 13 थी, 13 में से 9 कॉलोनीज जो हैं वो यहाँ पर स्टैम्प एक्ट कांग्रेस कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस तरह के एक्ट्स को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किए हैं और हमारा कोई भी कंसेंट, हमारा कोई भी अप्रूवल जो है वो नहीं लिया गया था। तो ये कॉलोनियल रिएक्शन है, हम कह सकते हैं ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले लोगों का रिएक्शन है। नए नए लीडर्स हमें यहाँ सामने आते हुए दिख रहे हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, सीधी सी बात है, अगर यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अगर हम जो भी एक्ट्स बना रहे हैं उनमें से एक है ही नहीं, तो इन एक्ट्स को हमारे ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। ये नारा इन कॉलोनिस्ट ने दिया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। हम देखते हैं कि स्टैम्प एक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर एक्ट था, उस एक्ट को रिपील कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट लाया, एक डिक्लेरेटरी एक्ट। ये डिक्लेरेटरी एक्ट जो है ये कहता है कि चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश कॉलोनीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या ना हो, उसके बावजूद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस बना सकती है। यानी अभी भी सिचुएशन जो है वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आई थी। इसके अलावा अगर हम इन ब्रिटिश कॉलोनीज को किस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा था उस पर ध्यान देंगे, तो वहां पर भी हमें बहुत गड़बड़ नजर आएगी। वहां पर भी हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे ये चीज साफ हो जाएगी कि ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग थे वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से भी परेशान थे। जैसे कि आप क्या देखते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी कॉलोनीज हैं उन कॉलोनीज की अपनी अपनी असेंबलीज थी। 13 कॉलोनीज है, 13 कॉलोनीज की अपनी अपनी असेंबलीज हैं, और ये जो असेंबलीज में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये उन्हीं कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के द्वारा चुने गए हैं। मतलब हम इसे इलेक्टेड कॉलोनियल असेंबली कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये जो कॉलोनियल असेंबली है सिर्फ यही उस कॉलोनी को एडमिनिस्टर नहीं करती, कोई और भी होगा जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिका में इन ब्रिटिश कॉलोनीज में रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कोई और नहीं है, वो है गवर्नर। ये गवर्नर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चुनकर आता है। और काफी बार ऐसा देखा गया कि कॉलोनियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं और ये जो गवर्नर्स हैं, इन गवर्नर्स के बीच में काफी मुद्दों पर कन्फ्लिक्ट हो जाया करते थे। इवन ये गवर्नर, अगर आप देखोगे, ये इन कॉलोनियल असेंबलीज की तरफ अकाउंटेबल भी नहीं है, आंसरेबल भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है और ये कॉलोनियल असेंबली को जवाब भी नहीं देता। तो जवाबदेही नहीं है इस गवर्नर के पास। सिर्फ एक चीज जिससे कॉलोनियल असेंबली इन गवर्नर को कंट्रोल करती थी वो थी इनकी सैलरी। इसके अलावा यहाँ पर ये गवर्नर्स किसी भी प्रकार से कॉलोनियल असेंबलीज से कंट्रोल नहीं किए जा सकते थे। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें यहाँ पर काफी गड़बड़ नजर आ रही है। देर आर वेरियस अदर रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन में रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं उनमें काफी अंतर था। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर पॉइंटर्स में इसको समझ लेते हैं ताकि अगर इस पार्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसे हम अटेम्प्ट कर सकें। सो यस, देयर आर डिफरेंसेस। आपको यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंसेस नजर आएंगे। जैसे कि कॉलोनिस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो पुरितान है, मतलब वो यहाँ पे चर्च का अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते।
लेकिन वहीं ब्रिटेन, इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग आपको देखने को मिलेंगे, उनके जीवन में चर्च का बहुत अहम रोल रहा है, इंटरवेंशन रहा है। इसी तरह से कॉलोनिस्ट लिबरल आपको नजर आएंगे, प्रोग्रेसिव नजर आएंगे। वो अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, बेहतरीती चाहते हैं। समय के साथ साथ समाज में होने वाला जो बदलाव है, उस बदलाव के साथ चलना चाहते हैं। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में अभी भी पुराने जो वैल्यूज थे, कस्टम्स थे, उन्हें फॉलो किया जा रहा था। यानी सोच में भी बहुत अंतर है। इसी के साथ साथ और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ये जो ब्रिटिश कॉलोनीज के लोग हैं, ये यहाँ पर ब्रिटेन से खुद को मुक्त करना चाह रहे थे, और वो है सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है? जब ब्रिटिशर्स पहली बार धीरे धीरे करके ब्रिटेन से अमेरिका आए थे और उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू ही किया था, उस समय में वो बहुत सी चीजों को नहीं जानते थे क्योंकि अमेरिका उनके लिए नया था। लेकिन इस टाइम तक आते आते, लगभग 18th सेंचुरी तक आते आते, वो अमेरिका, वहाँ के क्लाइमेट और हर दूसरी चीज से रूबरू है। उन्हें पता है चीजों के बारे में, और इसी वजह से वो एग्रीकल्चर, ट्रेड जैसे एरियाज में काफी बेहतर भी कर पा रहे थे। इन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में और ज्यादा चीजों को बेहतर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए उस एरिया में एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो सक्सेसफुल भी हुए, और वो सेल्फ सफिशिएंट बने। तो अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो उन्हें ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो ब्रिटेन जो है उसकी मदद की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो मुक्त होना चाहते हैं, वो फ्री होना चाहते हैं। एक और चीज यहाँ पर हमें दिखती है, जब तक फ्रांस अमेरिका में मौजूद था, फ्रेंच कॉलोनीज मौजूद थी, तब तक ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, उन्हें फ्रांस से खतरा था कि फ्रांस इन 13 कॉलोनीज के ऊपर अटैक करेगा और शायद अपने कंट्रोल में भी ले ले। इसी वजह से ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें काफी बेहतर लगता था ब्रिटेन की तरफ से जो मिलिट्री भेजी गई थी, उनकी मौजूदगी। मतलब ब्रिटेन के द्वारा जो आर्मी भेजी गई है वो मौजूद है 13 कॉलोनीज में, तो 13 कॉलोनीज के लोग काफी सेफ महसूस करते थे। फ्रांस की तरफ से अटैक होगा तो ये जो मिलिट्री है ये उसके साथ फाइट करेगी। लेकिन अब फ्रांस जा चुका है, फ्रांस गायब हो चुका है नक्शे से 7 ईयर वॉर के बाद। तो अब यहाँ पर उस सेना की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए भी ये ब्रिटिश कॉलोनीज की जो लोग हैं, ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। हम अंडरलाइंग फैक्टर्स पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर कुछ अंडरलाइंग कॉजेस देख रहे थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के, लेकिन कुछ ऐसे कॉजेस भी रहे हैं जिन्हें हम इमीडिएट कह सकते हैं। ये इमीडिएट कॉजेस कौन से हैं? इसकी शुरुआत कब देखने को मिलती है? 1760s के लेटर फेज में। 1767 में आखिर क्या हुआ? 1767 में ब्रिटेन का जो राजकोष है, यानी कि जो ट्रेजरर यहाँ पर हमें दिखेंगे, यानी कि जो एक्सचेकर है उसके चांसलर हमें देखेंगे, चार्ल्स टाउनशेंड, इन्होंने यहाँ पर तय किया कि ब्रिटेन जो है उसको फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यों ना अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर, अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उसके ऊपर कुछ नए टैक्सेस लगाए जाएं। वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स था वो टी टैक्स था, चाय के ऊपर टैक्स। अगेन सेम कहानी, चाय बहुत पसंद करने वाले लोग हैं अमेरिकन, और ये जो चाय है ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग बागानों से आती थी। लेकिन अगेन यहाँ पे चार्ल्स टाउनशेंड क्या कर रहे हैं, अगर आप चाय ब्रिटेन से खरीदते हो उस पर भी टैक्स है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो बाकी एरिया से आने वाली चाय के मुकाबले कम लग रहा है। एक तरीके से क्या किया जा रहा था, कोशिश ये की जा रही थी कि ब्रिटेन से जो चाय है वो ज्यादा खरीदे अमेरिकन, और दूसरे एरिया से अगर चाय आ रही है तो उसको वो ना खरीदे क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार का आप यहाँ पे टैक्स देखोगे।
जैसे मैंने कहा बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन हमें कुछ ही टैक्सेस याद रखने हैं और उनमें से आपको टी टैक्स याद रखना है। अगर आप अपने आंसर में टी टैक्स 1767 का मेंशन करते हो तो उससे आपका आंसर बेहतर हो जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ टैक्स लाया गया बाकी बहुत से टैक्सेस के साथ, उसके प्रति भी ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग थे उन्होंने रिएक्ट किया, और वो जो रिएक्शन था वो काफी गर्म रिएक्शन था। आप यहाँ पर अफरा तफरी होते हुए देखोगे, आप यहाँ पर राइट्स होते हुए देखोगे, जगह जगह यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉस्टन में क्या करना पड़ा, बॉस्टन में अपनी सेना तैनात करनी पड़ी। अब बॉस्टन में ही क्यों? क्योंकि बॉस्टन वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा शिप्स जो है चाय की आया करती थी। बॉस्टन में ही चाय जो है उसको अनलोड किया जाता था और उसके बाद बाकी कॉलोनीज में पहुंचाया जाता था। तो ये सारी जो प्रोटेस्ट है ये बॉस्टन वाले एरिया में ज्यादा नजर आती है, और इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉस्टन में ही क्या करना पड़ा, आर्मी भी तैनात करनी पड़ी। अगर ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मिलिट्री कन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। बॉस्टन में इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हमें नजर आती है। सो फाइनली यहाँ पे जो रॉयल एक्सचेकर थे उन्होंने तो नया एक्ट ला दिया था, लेकिन इंग्लैंड के इस समय के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ जो हैं वो एक बड़ा स्टेप लेते हैं। वो बाकी के एक्ट्स जो थे उनको तो रिपील कर देते हैं, लेकिन चाय के ऊपर जो टैक्स था वो अभी भी लगा रहा। चाय के ऊपर ये जो टैक्स लग रहा है इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हैं। चाय के ऊपर ये जो पूरा का पूरा टैक्स आप यहाँ पर देखते हैं, इसका कनेक्शन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी था। उसे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसे भी थोड़ा-सा हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ 1770 में जैसे मैंने आपको कहा कि बॉस्टन में क्या हो रहा है, बॉस्टन में ब्रिटिशर्स की आर्मी तैनात है और बॉस्टन में ही पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रही है, राइट्स हो रहे हैं। अब जब सेना बॉस्टन में तैनात है, तो वहां पर रहने वाले आते-जाते लोग बॉस्टन की जो सेना है उसके सिपाहियों को टीज करते थे, और काफी बार इनके बीच में छोटी-मोटी झड़प जो है वो हो जाया करती थी। लेकिन 1770 में ये जो झड़प थी ये मैस्करे में तब्दील हो गई। वैसे तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वाकई में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा दिखाया गया था ताकि यहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी है उसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लाया जा सके कि वो गलत कर रही है। कुछ भी हो, लेकिन ये बॉस्टन में जो मैस्करे हुआ, यहाँ पे कहा जाता है कि एक ब्रिटिश सोल्जर था जिसने यहाँ पर पूरे क्राउड के ऊपर गोलियां चला दी। ये काफी पॉपुलर हो गया, मतलब ये इंफॉर्मेशन, ये जो पूरी न्यूज़ थी, ये आग की तरह दूसरी कॉलोनीज में फैल गई। ये बड़ा ही इमीडिएट कॉज माना जा सकता है। इसको आप एक प्रकार से रेवोल्यूशन की शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन की जो ये शुरुआत हो रही है, इसके साथ देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो जो कि बहुत हद तक अटैच्ड है, और वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी जुड़ाव रखती है। वो क्या है? 1773 का दौर है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार कर रही थी, जैसे कि भारत। आप देखेंगे वो चाइना से चाय खरीदते थे और जो भी कॉलोनीज उन्होंने ईस्ट में बनाई थी वहां बेचते थे। जैसे इंडिया, चाइना से चाय खरीदना ओपियम के बदले में और भारत में बेचना। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी चाय की जो डिमांड थी वो काफी कम हो रही थी भारत में और भारत जैसी दूसरी कॉलोनीज में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो रहा था। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी फॉलो करता है। ब्रिटेन की मोस्टली पॉलिसीज इस प्रकार की होती हैं जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को बेनिफिट दे, फायदा दे। और इसी कारण से एक बार फिर से लॉर्ड नॉर्थ जो हैं 1773 में एक नए प्रकार का टी एक्ट लेकर आ रहे हैं। ये टी एक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। इस टी एक्ट के जरिए क्या होने वाला है, इस टी एक्ट के जरिए अब अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही चाय बिकेगी।
अब सोचिए उन स्मगलर्स का क्या होगा जो कि दूसरे देशों से, दूसरी जगह से चाय लेकर आते थे। उनका सामान कौन खरीदेगा? एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोर्ट्स वगैरह सेटअप कर दिए गए हैं इन स्मगलर्स को पकड़ के जेल में डालने के लिए। तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई। यहाँ पे चाय जो है वो डायरेक्टली ब्रिटेन से ही आ रही है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप से ही आएगी और फिर वो अमेरिका में बेची जाएगी, और वो भी कम दाम पे, ताकि अमेरिकन्स खरीदें उस चाय को। अब अगर अमेरिकन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बेची गई चाय जो है, मान लीजिए उसके लिए 2 रुपए दे रहे हैं, तो स्मगलर्स जो चाय लेकर आ रहे थे उनके लिए, उसके लिए उन्हें 4 रुपए देने पड़ रहे थे। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय अमेरिका में कम दाम पर बेची जा रही है, ताकि यहाँ पर स्मगलर्स को नुकसान हो, पहला फायदा, और दूसरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मार्केट मिल सके अपनी बची हुई चाय बेचने के लिए। ऑब्वियसली स्मगलर्स को इससे नुकसान होने वाला है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, इसका जो रिएक्शन कॉलोनिस्ट ने दिया है वो बहुत अनोखा था। आपको याद ही होंगे सैमुअल एडम, वो बाकी के बहुत सारे दूसरे ब्रिटिश कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर नेटिव अमेरिकन्स जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को पहनकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप जब बॉस्टन पोर्ट पर पहुंची तो उस बोट पर सवार हो गए और चाय के बड़े बड़े डब्बे उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये 16 दिसंबर की बात है 1773। इसे पॉपुलरली बॉस्टन टी पार्टी के नाम से भी आपको काफी सारी बुक्स में देखने को मिलेगी। बॉस्टन टी पार्टी असल में कोई चाय पार्टी नहीं है, ये बहुत ही सरकास्टिकली इस पर्टिकुलर इवेंट को बॉस्टन टी पार्टी कहा जा रहा है कि कैसे यहाँ नेटिव अमेरिकन्स पहुंच रहे हैं, शिप के ऊपर चढ़ रहे हैं और चाय के बड़े बड़े डब्बों को पानी में फेंक कर उसको खराब कर रहे हैं। ये रिएक्शन था कॉलोनिस्ट का इस बहुत बड़े एक्ट पर, टी एक्ट पर, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने लाया था। अब बारी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिएक्शन की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिर इसके प्रति कैसे रिएक्ट किया? तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन ये रहा कि बॉस्टन टी पार्टी के बाद बॉस्टन पोर्ट एक्ट आया, जिसके तहत बॉस्टन का जो पोर्ट था उसे बंद कर दिया गया। अब इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने आपको कहा था, बॉस्टन वो जगह है, बॉस्टन का जो पोर्ट है वो ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे चाय के शिप्स आते थे। कितने ही सारे लोग थे जिन्हें पोर्ट में होने वाली एक्टिविटीज के वजह से, पोर्ट हमेशा चलता रहता था, यहाँ पे काम होता रहता था, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ काम मिला हुआ था। बॉस्टन पोर्ट का बंद हो जाना बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देगा, यानी कि उनकी नौकरियां चली जाएगी। अमेरिकन रेवोल्यूशन में बॉस्टन टी पार्टी के बाद क्या हुआ उसे हम देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में, यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के पार्ट 2 में। लेकिन इस एपिसोड को कंप्लीट करते हुए आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। यहाँ पर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूपीएससी सीएससी का, और ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल बैच। 2025 को टारगेट करने वाला ये मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त को। यहाँ पे ये जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है ये आप ले सकते हैं 29,999 में, और आप यहाँ रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702। इवन इसी के साथ साथ अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, ये एक प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% एज अ स्कॉलरशिप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में अवेल कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है यहाँ पे 25 अगस्त को, यानी कि संडे को, सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे, जब भी आप यहाँ पर फ्री हैं, जब इनमें से किसी भी स्लॉट में यहाँ पर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 बैचेस मौजूद हैं। फ्रीडम बैच जो 15 अगस्त को शुरू हुआ है, ये इंग्लिश है, मतलब अंग्रेजी हिंदी मिक्स भाषा में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो भी दोनों भाषाओं में ही मिलते हैं।
इसी तरीके से लिबर्टी बैच जो है ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी है, इंग्लिश भाषा का ही बैच है, इंग्लिश भाषा में ही पढ़ाया जाता है, सब नोट्स भी उसी भाषा में मिलते हैं। और शिखर बैच जो है ये पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का बैच है, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम में इसमें पढ़ाया जाता है। तो ऐसे करके आपको 2025 को टारगेट करते हुए 3 बैचेस देखने को मिलते हैं। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके इनमें से किसी भी बैच का पार्ट बन सकते हैं। अगस्त के महीने में अनअकैडमी प्लस पर ये ऑप्शनल्स हैं जो कि स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर एंड एग्रीकल्चर। आप यहाँ पर ऑप्शनल कैटेगरी, अगर इनमें से आपका भी कोई ऑप्शनल यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद है तो आप इसको भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसके फर्दर इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।